गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद एके सर यूट्यूब चैनल पे। आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त को एक और करंट अफेयर की वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हो जाती है कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की। कल माफ़ी चाहूँगा, कल 9 अगस्त को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ था। तो कल के जो मिसिंग क्वेश्चन हैं वो इसी वीडियो में होंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन बचेंगे जो अगले वीडियो में भी इंक्लूड कर लिए जाएंगे। तो इससे पहले के वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था उसकी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अनुच्छेद 143 किस प्रकार के प्रावधानों की बात करता है, उसमें किस प्रकार के प्रावधान है। तो अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। मैं आपको अगर थोड़ी सी चीज़ें बताऊं तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट है और इसी में आता है आपका 143 143। ये आर्टिकल जो आप देख रहे हैं ये राष्ट्रपति को एक शक्ति देता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है। अगर कोई विधि, कोई कानून या कोई और किसी प्रकार का जो विषय है, कोई प्रश्न है जो राष्ट्रपति को परेशान कर रहा है या उस प्रश्न पर राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट की सलाह या परामर्श चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श ले सकता है। ये है आपका 143 में। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो फिर आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कम से कम जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको ये वीडियो कैसा लगा है, इसमें अभी क्या कमियां हैं, किस प्रकार के मुझे सुधार करने चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें जो भी कमियां हैं वो आप ही बता सकते हैं। तो प्लीज़ आप जो है वीडियो में कमियां या अच्छाइयाँ जो भी आपको दिखती हैं उनको ज़रूर मेंशन किया करें और जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसको ज़रूर बताया करें। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, हाल में ही चीन में एक नए वायरस ने दस्तक दी है, उसका नाम क्या है। एक नए वायरस ने चीन में दस्तक दी है, उसका नाम पूछा गया है। देखिए चाइना जो है वो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर वायरसों की एकदम खान है, नए नए वायरस वहाँ से निकलते चले आ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, टिक बोन वायरस। अब यहाँ पर एक कीड़ा देख रहे हैं, इसी प्रकार के कीड़ों से टिक बोन वायरस होता है। थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं टिक बोन वायरस के बारे में। चीन में एक नई संक्रामक बीमारी के कारण 7 लोगों की जान चली गई है और 60 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। यानी इससे ये संक्रमण 60 से ज़्यादा लोगों में हो गया है और 7 लोगों की जान भी चली गई है। चीन में फैला नया वायरस जिसे अब टिकबोन वायरस के नाम से जाना जा रहा है, टिकबोन वायरस। ठीक है, चीन में पहली बार 2011 में इस वायरस का पता चला था। याद रखिएगा, मतलब ये वायरस नया नहीं है। विषाणु वैज्ञानिकों का मानना है यह संक्रमण पशुओं के शरीर पर चिपकने वाले कीड़े, जो इमेज मैंने इससे पहले आपको दिखाई थी, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, कीड़े जिसे टिक कहा जाता है, से इंसानों में फैलता है, उसके बाद इंसानों में इसका जो है वो प्रसारण होता है। क्लियर है इतनी बात। इसकी फैमिली की बात करें तो ये वायरस जो है वो SFTS बुनिया वायरस की कैटेगरी का है। क्लियर है इतनी बात। नाम याद रखिएगा इसका, आपके लिए बस इतना ही काफ़ी रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद कर रहा हूँ ये वायरस कोरोना जैसा घातक या कोरोना जैसा इसका प्रसार नहीं होगा। भगवान से बस यही दुआ है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दिया हुआ है, हाल में ही पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल, क्या है, पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया गया है। यह पनडुब्बी किन 2 शहरों को आपस में जोड़ेगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा मैं आपको बता दूं कि पोर्ट ब्लेयर चेन्नई को। पोर्ट ब्लेयर जानते हैं कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, और चेन्नई को आपस में कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक आप इमेज देख रहे हैं, समुद्र के अंदर आप देख रहे हैं कि एक आपका वायर जो है, इंटरनेट वायर जो है फैले हुए हैं। इंटरनेट वायर से क्या किया जा रहा है, एक लोकेशन को दूसरी लोकेशन से कनेक्ट किया जा रहा है। यही है आपकी क्या, फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, इसी के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है इसको आप और एक तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर एक मैप आपको दिख रहा है पूरे विश्व का और आप देख रहे हैं कि अंडर वाटर जो है तमाम सारे तार फैले हुए हैं।
ठीक है, अंडर वाटर तमाम सारे तार फैले हुए हैं, सब ये इंटरनेट वायर हैं जो पूरे विश्व में जो है हर देश में फैले हुए हैं। ठीक, अब थोड़ी सी और इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप कुछ समझ लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए क्या हुआ है, चेन्नई में पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली एक सबमरीन, आप जिसको जानते हैं पनडुब्बी बोलते हैं, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया। अब ये क्या करेगी, समुद्र के अंदर जो है ये वायर डालेगी। पनडुब्बी यानी उद्घाटन किसके द्वारा किया गया ये भी याद रखिएगा, पीएम मोदी द्वारा। पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल पोर्ट ब्लेयर को अन्य स्थान जैसे स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कॉमरेता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को भी जोड़ेगी। यानी ये पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई को तो जोड़ेगी, इसके अलावा इन स्थानों को भी पोर्ट ब्लेयर से कनेक्ट करेगी। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब ये इसके फायदे क्या हैं। केबल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए तेजी से और ज़्यादा भरोसेमंद मोबाइल तथा लैंडलाइन दूर संचार सेवाएं सुनिश्चित करेगी। जैसा मैंने आपको बताया है कि ये सब इंटरनेट सुविधा के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ी सी बात हो जाए किसके बारे में, अब बात हो जाती है अंडमान निकोबार के बारे में। एक यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं किसकी, अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यह एक द्वीप समूह है और भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 572 द्वीप हैं। कितने हैं, 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार को आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है, अंडमान को निकोबार से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक, अंडमान आपका पड़ता है उत्तर में और दक्षिण वाला हिस्सा क्या है, निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल क्या करता है, दोनों को अलग करता है। इनकी राजधानी की बात करें तो उनकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, जो कि इस राज्य का सबसे बड़ा, इस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। क्लियर है। और पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में, यानी अंडमान में है और कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान में है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करें तो दिया हुआ है, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ज़्यादा। 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में कौन सा देश एक स्मारक का निर्माण करवाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं आपको बता दूं कि आप सब जानते हैं कि पहले जो बांग्लादेश अभी है वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। इमेज में आप देख रहे हैं पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था पाकिस्तान, तो इसलिए भारत में बांग्लादेशी शरण लेते थे आकर। धीरे धीरे भारत में बांग्लादेशियों की संख्या बहुत ज़्यादा, यानी पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग आते थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती चली गई। तो ऐसे में भारत की चिंताएं बढ़ गई और उसने सोचा कि बांग्लादेश को वो क्या कर दे, स्वतंत्रता दिलवा दे। इसीलिए 1971 में पाकिस्तान की भारत की लड़ाई हुई, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र जो है वो देश का दर्जा दिलवाया। ठीक है, तो 1971 में बांग्लादेश आपका बना था और उसमें तमाम सारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे पाकिस्तान के साथ युद्ध में। तो उन्हीं की याद में बांग्लादेश क्या करेगा, एक स्मारक का निर्माण करवाएगा। क्लियर है इतनी बात। बांग्लादेश। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है, या कुछ पॉइंट आप याद रख सकते हैं रिसेंटली जो भी आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। 2020 में क्या होगा, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ है, तभी क्या किया जाएगा, ये स्मारक बांग्लादेश द्वारा बनवाया जाएगा। 1971 में भारत ने पाकिस्तान से मुक्ति में बांग्लादेश की मदद की थी, जो मैंने कहा था भारत और पाकिस्तान के मध्य में लड़ाई हुई थी। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, यानी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है, अगर हम बात करें भारत की तो बांग्लादेश के साथ, लगभग 4096.70 किलोमीटर की। एक मोटा अगर हम देखें तो लगभग 4100 किलोमीटर की। चलिए दूसरा प्रश्न, या हम कहें तीसरा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न की अगर बात करें तो दिया हुआ है 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। अभी रिसेंटली आईसीसी ने क्या किया है कि T20 जो विश्व कप है 2021 वाला, उसकी मेज़बानी किसको दे दी है, भारत की। भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। एक इमेज यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें 2021 वाला भारत में और 2022 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बात करते हैं, तो थोड़ा सा आईसीसी की बात कर लें। आईसीसी यानी जो इंटरनेशनल आपका क्रिकेट काउंसिल है उसकी बात करें तो इसका गठन हुआ था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। दुबई में कहाँ पड़ता है, यूएई में पड़ता है। और इसके सीईओ कौन है, चीफ
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इसके? मनु साहनी भाई साहब हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि हाल में ही भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 78वीं वर्षगांठ। ठीक है। अब एक इमेज आप देख रहे हैं, ये भारत छोड़ो आंदोलन की इमेज है, जो कि आपका स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। इसमें करो और मरो का नारा भी दिया गया था। कई सारी और बातें हुई थी, उनको आगे हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए समझिए। 8 अगस्त 2020 को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ थी। यानी 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है अगस्त क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 8 अगस्त। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आगे अगर बात करें तो आप जानते हैं इसी में करो मरो का नारा दिया गया था गांधी जी द्वारा। और साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखना है आपको, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी? एक जगह होगी जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, इसने जो है काम करना स्टार्ट किया था इस आंदोलन। तो मुंबई में एक जगह पड़ती है गवालिया टैंक, वहाँ से इसकी स्टार्ट हुई थी। मुंबई के गवालिया टैंक से इसको शुरू किया गया था। राइट। अब आगे अगर हम बात करें तो बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। क्लियर है। इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? यूपी के बलिया में, बंगाल के तमुलक में, महाराष्ट्र में सतारा, उड़ीसा में तलचर जैसी जगहों पर तमाम सारी सरकारों का भी गठन किया गया था अंग्रेज सरकार के विरोध में। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस वर्ष तक जारी रहेगी? आवास एवं शहरी मंत्रालय हमारा है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है, वो कब तक जारी रहेगी? तो इसका सही उत्तर होगा मार्च 2022 तक। मार्च 2022 तक ये आपकी जारी रहेगी। अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, इस पर भी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा। देखिए हाल में ही केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। सड़कों के किनारे जो रेहड़ी वगैरह लगाने वाले तमाम सारे जो आपके व्यापारी थे, छोटे मोटे आपके कामकाजी लोग थे, तो कोविड-19 के कारण उनका पूरा काम बंद हो गया। उनका पूरा जो धंधा था, पूरा व्यापार था, वो आपका ठप हो गया। तो ऐसे में दोबारा से वो अपना व्यापार शुरू कर सकें, दोबारा से अपना वो व्यापार शुरू कर सकें, तो उनको सहायता देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है। अब इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि उन लोगों को ऋण दिया जाएगा। ठीक है। सूक्ष्म ऋण दिया जाएगा, याद रखिए, जिससे वो अपना दोबारा से बंद कारोबार को चालू कर सके। और ये कब तक चलेगा? मार्च 2022 तक ही कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 2 प्रश्न इससे बनेंगे, अभी आगे देखिएगा आप। हाल में ही किस राज्य के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, याद रखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया गया है? सही उत्तर इसका होगा दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। ये आप एक इमेज देख रहे हैं, इसमें वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं इसकी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया है, जिसके तहत नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स को माफ़ किया जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं, उसमें चाहे आप रिक्शा लेते हैं, ऑटो लेते हैं या 4 व्हीलर लेते हैं, तो जो पंजीकरण शुल्क था वो आपको देना नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ जो रोड टैक्स आप देते थे वो भी देना नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ठीक है। यानी 1.5 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो भी आपको उस वाहन को खरीदने के लिए दिया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार का उद्देश्य जो है दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना। अगर इलेक्ट्रिक वाहन होंगे तो प्रदूषण जो है वो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब थोड़ा सा और समझते हैं। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार
ऑटो ई रिक्शा और माल वाहक वाहनों के लिए 30,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि, जबकि नई कार के लिए 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की है उसने। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब एक और पॉइंट है इसी से जुड़ा हुआ, जो कि केंद्र सरकार की एक योजना से जुड़ा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों पर फेम इंडिया फेज 2, याद रखिएगा फेम इंडिया फेज 2 नामक केंद्र की योजना पहले से ही चल रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऐसे में दिल्ली का अगर कोई नागरिक है तो वो इन दोनों योजनाओं का लाभ ले सकता है। फेम इंडिया फेज 2 का भी वो लाभ ले सकता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का भी वो लाभ ले सकता है। अब बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को अगर देखें तो दिया हुआ है अमेजिंग अयोध्या, एक बुक है जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। इसका राइटर पूछा गया है, किसके द्वारा इसका लेखन कार्य किया गया है। तो सही उत्तर होगा नीना रॉय। एक इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है, यही है नीना रॉय और साथ ही साथ बुक की भी इमेज है। ठीक है, अब इस बुक में क्या है थोड़ा सा उस पर अगर हम बात करें तो देखिए समझिए। इस बुक की बात करें तो नीना राय द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन कार्य किया गया है। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। ठीक है, अब मोस्ट आईएमपी पॉइंट इसका ये बन सकता है कि इस पुस्तक का प्रकाशक या प्रकाशक कौन होगा, प्रकाशन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका प्रकाशन जो है वो हाउस ब्लूम्सबरी के द्वारा किया जाएगा। हाउस ब्लूम्सबरी के द्वारा किया जाएगा। राइट, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है उसको भी अच्छे से समझते हैं। दिया हुआ है भारत सरकार ने राज्यों में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। भारत सरकार ने राज्य में, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, भारत सरकार की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, महाराष्ट्र सरकार करना पड़ेगा। टाइपिंग मिस्टेक है ये। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, ये प्रश्न है। ठीक है, ये करके आपको क्या करना है, महाराष्ट्र लिखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गूगल के साथ। गूगल के साथ जो है महाराष्ट्र सरकार ने समझौता किया है, जिसके तहत वो क्या करेगी, ऑनलाइन पढ़ाई जो है बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। अब गूगल के साथ समझौते में क्या क्या हुआ है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ पॉइंट जो है आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। अब देखिए सरकार क्या करेगी, यह परियोजना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी व निजी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए गए हैं। यानी अगर देखें तो लगभग 1,10,000 के आसपास स्कूल जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, और इन 1,10,000 स्कूलों में लगभग 22 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचेगा। और गूगल क्या करेगा, गूगल क्लासरूम और जी सूट के माध्यम से जो है ये कक्षाएं संचालित करवाएगा। क्लियर है। चलिए अब बाकी कुछ लोग जानते हो कि जैसे मेरा भतीजा है वो इस समय ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है गूगल क्लासरूम के तहत ही, सीएमएस में पढ़ता है वो, तो मैं देखता हूँ कि किस प्रकार की क्लासेस वहाँ पर होती हैं। काफ़ी अच्छा है, सीएमएस वाले काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। अब प्रश्न नंबर 10 आप देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। दिया हुआ है हाल में ही उपन्यासकार शर्ली एन ग्रेव का निधन हो गया, उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। तो प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1965। ठीक है, तो एक इमेज आपको दिख रही होगी, यही है आपके शर्ली एन ग्रेव भाई साहब। इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। थोड़ी सी और अगर इनके बारे में हम बातें करें तो समझिए। अच्छा, ग्रेव ने अपनी चौथी पुस्तक द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए 1965 में पुलित्जर पुरस्कार जीता था। पुस्तक का नाम क्या था और किस वर्ष मिला था, ये आपको याद रखना है, नाम भी आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए अब एक कमेंट में बता दीजिएगा ये किस देश से रिलेटेड है, ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। प्रश्न नंबर 11। अब प्रश्न नंबर 11 क्या है इसको भी समझते हैं कि YSR चौथा योजना किस राज्य ने लॉन्च की है। YSR चौथा योजना किस राज्य ने लॉन्च की है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया।
अब इसमें है क्या, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कि आंध्र प्रदेश सरकार 12 अगस्त को YSR चौथा को लॉन्च करने के लिए तैयार है। अभी लॉन्च नहीं हुए, माफ़ कीजिएगा, लॉन्च होगी 12 अगस्त को। यह योजना उन महिलाओं को 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो 45 से 60 वर्ष की आयु के अंतर्गत आती है। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर और उनका सशक्तिकरण करने के लिए इस योजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 12 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। अब देखिए, समझिए कि किस अदालत ने हाल में ही पतंजलि पर कोविड-19 का इलाज का दावा करने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव कोरोनिल नाम की एक मेडिसिन लेकर आए थे और उन्होंने दावा किया था कि ये क्या कर देगी, 5 से 7 दिन में ये कोरोना को भगा देगी, ख़त्म कर देगी, मार देगी। ठीक है, तो काफ़ी उसका जो है विरोध भी हुआ था और काफ़ी समर्थन भी लोगों ने किया था। समर्थन करने वाले, विरोध करने वाले एक अलग अलग जो है वो पार्टियों से जुड़े हुए लोग थे। तो हम उनमें नहीं पढ़ना चाहते हैं और हमको क्या करना है, हमको जो है इस प्रश्न से मतलब है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मद्रास उच्च न्यायालय। सही उत्तर हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय। ये एक आप मेडिसिन देख रहे हैं, यही है कोरोनिल। ठीक है, इसी की बात हो रही है। अब थोड़ी सी बातें हो जाएं, क्या हुआ है वो आप समझ लीजिए कि मद्रास उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद और दैवी मंदिर योग ट्रस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ हुआ है, पतंजलि आयुर्वेद और दैवी मंदिर योग ट्रस्ट के खिलाफ अमानवीय दावे के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जो आयुर्वेदिक सूत्रीकरण कोरोनिल कोविड-19 को ठीक कर सकता है। ये बात कही गई थी उनके द्वारा। क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं अगले मतलब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने एक नया फाइल साझाकरण फीचर नियर शेयर लॉन्च किया है। यानी फाइलों को साझा करने के लिए, उनका ट्रांसफ़र करने के लिए एक फीचर लॉन्च किया गया है जिसका नाम नियर शेयर है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सी प्रौद्योगिकी कंपनी है, उस प्रौद्योगिकी कंपनी का नाम बताना है आपको। तो ये वीडियो यहीं पर वाइंड अप करता हूँ मैं। अगले वीडियो के साथ आपसे कल मिलता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।